मालदा में 9 अवैध घुसपैठियों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर में रखा गया है, तो मुर्शिदाबाद में भी 3 अवैध घुसपैठियों को पकड़कर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा गया है और अब इन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। अवैध घुसपैठियों को पकड़ने के लिए मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद और मालदा में खास नजर रखी जा रही है। मालदा में जिन 9 घुसपैठियों को डिटेन किया गया है उन्हें गाजोल पुलिस स्टेशन के तहत पांडुआ से पकड़ा गया है। इनमें से 3 महिलाएं और 6 नाबालिग हैं। घुसपैठियों के लिए मालदा के इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी इलाके में होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। होल्डिंग सेंटर के कोने कोने में सीसीटीवी लगाए गए हैं, जिससे घुसपैठियों की निगरानी की जा रही है। मालदा के होल्डिंग सेंटर में अलग अलग शिफ्ट में 12 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस, 3 सिविक पुलिस और 1 कुक को भी यहां पर रखा गया है। पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको चुन निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले टीएमसी वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे, वैसा नहीं है ये सरकार। लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। अब बीजेपी कह रही है कि ममता राज में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी आसानी से भारत में घुस आया करते थे, कोलकाता समेत देश के कोने कोने में फैल जाया करते थे। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी सरकार है। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनते ही अवैध घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले शुभेंदु ने बॉर्डर पर कंटीला तार यानी फेंसिंग लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन दी। इसके बाद बंगाल में सीएए लागू करने का ऐलान किया। बॉर्डर से सटे जिलों की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया ताकि घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया जा सके। और अब घुसपैठियों को रखने के लिए जगह जगह होल्डिंग सेंटर भी बना दिए गए हैं। तो अब डिटेक्ट करके इन्हें कैसे डिपोर्ट करना है, ये सरकार ने शुरू कर दिया है। All these 15 years, there was no international fencing, even after repeated request from the Ministry of Home Affairs and from BJP. Our previous government didn't pay heed to it. Correct. And it is very clear why they didn't pay heed, because these Rohingyas, these Bangladeshi infiltrators were their vote bank. So if they don't want them to, stop, they should come. They always wanted that they should come to Bengal and be TMC's vote bank. It is very natural that these holding centers will not be formed, because they don't acknowledge that, infiltrators and Rohingyas should be thrown out of the country. And so now, within 15 days that we have come to power, land has been given to the BSF, work has started for international fencing, and holding centers will also be formed, where these people who are being detected, deleted and deported, before being deported, they will be held there. अब देखिए, सरकार की मंशा, सरकार की नीयत बड़ी साफ है, और सिर्फ मंशा और नीयत नहीं, अब तो सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ओंकार, मालदा और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें तो हमने देखी, और कितने ऐसे जिले हैं जहां सख्ती के साथ इन अवैध घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और फिर इनको डिपोर्ट किया जाएगा? देखिए, पिछले सप्ताह ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हर एक जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि हर एक जिले में होल्डिंग शेल्टर बनाया जाए, जिस शेल्टर में जो बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्याओं को अरेस्ट किया जाएगा उन्हें उसी जगह पर रखे जाएंगे। इसी तहत जैसे कि देखा गया है, मुस्लिम बाहुल जो इलाका है, जो जिले है, यानी कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दोनों जिले में ऑलरेडी ये होल्डिंग शेल्टर बनाया गया है। और जैसे कि देखा गया है कि मालदा में 3 लोगों
को, 3 अवैध तरीके से भारत में आए 3 लोगों को इस वक्त उस जगह पे रखा गया है। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में भी रखा गया है। तो और इसके अलावा जो विजुअल्स सुबह से आज नजर में आ रहा है, यह है नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में। इस जगह पे कल दोपहर के बाद से लगभग 70 से 100 लोग जो अवैध तरीके से भारत में काम के तलाश में पहुंचे हुए थे, वो वापस जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और नॉर्थ 24 परगना जिले के स्वरूपनगर थाने के इस चेक पोस्ट में लगभग 70 से 100 लोग जो है वो बीएसएफ का ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं कि कब तक उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले, वो वापस बांग्लादेश जा पाए। क्योंकि पिछले अक्टूबर में जैसे कि देखा गया था, जब से एसआईआर का घोषणा हुआ था, तब इस जगह से इसी चेक पोस्ट से लगभग 3800 बांग्लादेशी जो वापस बांग्लादेश चले गए थे। और उसके बाद नया सरकार बनने के बाद सख्त कदम उठाया गया है। और जैसे कि देखा जा रहा है, जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश किए थे और भारत में पिछले 1 से 1.5 साल तक, ठीक है ओंकार, यानी ये कहा जा सकता है कि नई सरकार के निशाने पर घुसपैठिए हैं और जल्द से जल्द बंगाल को घुसपैठिए मुक्त किया जाए, कोशिश शुभेंदु सरकार कर रही है। बहुत बने रहिए आप ओंकार हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनने के बाद एक तरफ घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं पर भी शिकंजा कस रहा है। लगातार छापेमारी की जा रही है। कल ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के घर पर रेड हुई। अब नॉर्थ 24 परगना जिले में टीएमसी नेता के घर छापेमारी की गई है। बदुरिया म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन और तृणमूल नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर, पार्टी ऑफिस और पास के कंप्यूटर सेंटर की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। दीपांकर भट्टाचार्य को सरकारी राहत सामग्री के गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टीएमसी नेता के घर पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। पुलिस दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कल कोलकाता पुलिस अभिषेक बैनर्जी के घर भी पहुंची थी। अभिषेक बैनर्जी के घर से एलईडी और डीवीआर जब्त किया गया। कहा जा रहा है कि कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर कोलकाता नगर निगम की तरफ से जारी किए गए एक नोटिस के बाद हुई है। दरअसल 24 ऐसी प्रॉपर्टी हैं अभिषेक बैनर्जी की जो फिलहाल प्रशासन के निशाने पर हैं और इसी सिलसिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। वहीं नॉर्थ परगना में टीएमसी नेता के घर और ऑफिस के अलावा जिस कंप्यूटर सेंटर पर रेड की गई, वहां ताला लगा हुआ था, लेकिन पुलिस ताला तोड़कर जब अंदर पहुंची और छापेमारी की तो पुलिस को लगभग 80 लाख रुपए कैश मिला, जिसका हिसाब दीपांकर भट्टाचार्य के पास नहीं था। कैश के अलावा पुलिस ने मौके से सरकारी राहत सामग्री भी बरामद की है। तो पश्चिम बंगाल में इससे पहले की सरकारों में क्या चला करता था, वो नॉर्थ 24 परगना से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ओंकार, दीपांकर भट्टाचार्य की बात मैं पहले आपसे कर लूं। 80 लाख रुपए कैश इनके घर से बरामद होता है। वो सामग्री जो लोगों में बांटी जानी थी वो इनके पास से बरामद होती है। समझ में आता है कि क्या मॉडल रहा है टीएमसी सरकार का पश्चिम बंगाल में, आगे क्या कार्रवाई संभव? देखिए, पश्चिम बंगाल में नया सरकार बनने के बाद से ही ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको लगातार अपने हिरासत में पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। ऐसे ही कल देर रात को दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि बादुड़िया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं और तृणमूल नेता भी है, उनके घर, उनके पार्टी ऑफिस और उनके जो पास वाला कंप्यूटर सेंटर है जिसका चाबी उन्हीं के पास रहता था, इन 3 जगहों पर लगातार छापेमारी किया गया बादुड़िया पुलिस स्टेशन द्वारा। और इन छापेमारी में काफी सारे राहत सामग्री जो कि लोगों के बीच बांटना था, वो राहत सामग्री जैसे बरामद किए गए। एक ही साथ उनके घर और उनके पार्टी ऑफिस से लगभग 80 लाख रुपए नगद मिले, कैश मिले, जिनके हिसाब दीपांकर भट्टाचार्य के पास नहीं था। रात भर इस 3 मशीनों के जरिए पूरे पैसा गिना गया और पैसा गिनने के बाद लगभग 80 लाख के आसपास ये अमाउंट जाके रुका। और दीपांकर भट्टाचार्य के पास उनके पास इस पैसे का हिसाब भी नहीं है कि ये 80 लाख रुपए कैश उनके घर पर कैसे आया, किस तरीके से आया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से कहा जा रहा है कि उनको फंसाने के लिए ये किया गया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है। बेशक ये टीएमसी का है, लेकिन फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तस्वीरें तो बता रही हैं कि 80 लाख रुपए कैश है और आप कैश का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो जानकारी तो हासिल करेगी पुलिस कि आखिरकार ये पैसे आपके पास कहां से आए। शुक्रिया आपका ओंकार तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे बकरीद से पहले मलिहाबाद के किले को लेकर बढ़ते बवाल की। विवाद बढ़ने के बाद मलिहाबाद के कंस मंडी में बकरी ईद की नमाज नहीं पढ़ने का फैसला लिया गया है। पासी समाज जिसे किले को मंदिर बता रही है, मुस्लिम समाज उसे मस्जिद कह रहा है। इस बीच प्रशासन ने विवादित किले को लेकर बड़ा फैसला किया है। मलिहाबाद के किले में बकरी ईद की नमाज नहीं होगी। उधर हिंदू समाज किले में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने पर अड़ा हुआ है। उधर लाखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज होने से पासी समाज में काफी नाराजगी है। पासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है। समाज का कहना है कि अगर वहां लगातार नमाज पढ़ी गई तो वो वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पिछले जुमे की नमाज के दौरान यहां काफी तनाव था। मुस्लिम समुदाय ने जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया था। विवाद के बाद इस किले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बड़ा फैसला मलिहाबाद प्रशासन ने लिया है कि यहां बकरीद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मलिहाबाद के इस किले नुमे ढांचे को लेकर पासी समाज का दावा है कि यह स्थल महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर था। पासी समाज का कहना है कि किला 11वीं शताब्दी के प्रतापी नागवंशी राजा कंस का किला है। किले में नाग, फूल और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा और वास्तुकला का उदाहरण है। वहीं मुस्लिम समुदाय से कब्रिस्तान और मजार बता रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसे राजा कंस ने नहीं, अवध के नवाबों ने बनवाया था और यहां पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है। और विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक नया मामला विवादों के घेरे में है। अब प्रशासन का यह फैसला लेना कि बकरीद पर यहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्यों यह फैसला लेना पड़ा और मुस्लिम पक्ष का अब क्या कहना है? प्राची, लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से इस पूरे मामले में कंट्रोवर्सी लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से अगर पिछले जुमे की अगर बात कर लिया जाए तो मुस्लिम समाज के लोग जब वहां पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे तो भारी संख्या में जो पासी समाज के लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद पुलिस को जबरदस्त तरीके से वहां पर पीएससी डिप्लॉयमेंट करना पड़ा था, लोकल पुलिस को वहां पर लगाना पड़ा था और पूरे इलाके को फोर्स में तब्दील करना पड़ा था। यही वजह है कि मौके पर किसी भी तरीके का विवाद ना होने पाए, क्योंकि आज बड़ा मंगल है। जेठ के बड़े मंगल में लखनऊ में बहुत जबरदस्त तरीके से उत्साह मनाया जाता है। बजरंग बली की पूजा अर्चना होती है, जगह जगह भंडारे होते हैं। तो आज के दिन वहां पे हिंदू संगठनों ने बजरंग बली की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा के पाठ का आवाहन कर रखा है, जिसको कि प्रशासन ने मना कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए। और यही वजह है कि आने वाली बकरीद को देखते हुए प्रशासन ने जो मुस्लिम समाज के लोगों से बातचीत की है वो यही कहा है कि जब तक इस पूरे मामले का जो विवाद है वो थम नहीं जाता है, तब तक दोनों ही पक्ष ना ही कोई हनुमान चालीसा पढ़े ना ही कोई नमाज पढ़े। तो ऐसे में तय किया गया है कि बकरीद के दिन ज्यादा पक्ष लोग जुड़ते हैं, एक जहां पे ज्यादा लोग नमाज पढ़ते हैं, तो अगर ज्यादा लोग मौके पर पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति हो सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने जो अनुरोध किया था मुस्लिम समाज के लोगों से, फिलहाल ये माना जा रहा है कि उस अनुरोध को मान लिया गया है और ये तय हुआ है प्रशासन और लोकल लोगों के बीच में कि बकरीद की नमाज भी उक्त जो कंट्रोवर्शियल जगह है वो कम से कम वहां ना पढ़ी जाए, ताकि आने वाले दिनों में न सिर्फ उस समय का और कम से कम त्योहार वाले दिन शांति बनी रहे। इसलिए अपील दोनों पक्षों से की जा रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।